अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस गर्माती जा रही है और साथ ही अमेरिका में इन दिनों कांग्रेस और सीनेट के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में इस बार भारतीय अमेरिकी बिरादरी एक खास भूमिका निभा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी चुनावी इतिहास में पहली बार भारतीय अमेरिकी समुदाय इतनी सक्रिय और संवेदनशील भूमिका में है इस बार। और आईटी के लिहाज से आईटी का गढ़ कहलाने वाले सिलिकॉन वैली में इस बार मुकाबला दो भारतीय अमेरिका के बीच में हो रहा है। तो हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर बातचीत करने के लिए रितेश टंडन है, जो कैलिफोर्निया में कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट 17, जो कि सिलिकॉन वैली का इलाका भी कवर करता है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपका स्वागत है रितेश एबीपी न्यूज पर। नमस्कार प्रणव जी एंड एबीपी न्यूज के जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये भारतीय अमेरिकी बिरादरी के लिए, भारतीयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है। सिलिकॉन वैली के उस इलाके में जहां कई भारतीय सपना देखते हैं, अपनी क्षमता से वहां पहुंचते हैं, उस इलाके को अब आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। चुनावी रेस इस समय कैसी चल रही है? प्रणव जी, एक बार बताऊं, कंपटीशन बहुत अच्छा हो रहा है और इनफैक्ट अभी जो इस बार की जो फाइट है वो एक अपनी तरह से अलग ही है, क्योंकि इस बार धर्म की फाइट है और हमारे भारतीय लोगों के लिए फाइट है। तो इसलिए देखा जाए तो भारतीयों की आवाज, अमेरिकन की आवाज और अपनी धर्म की आवाज, तीनों आवाज लेके फाइट हो रही है इस बार। आप मूलतः यूपी में पैदा हुए, गुजरात में पले बढ़े, फिर अमेरिका में पहुंचे। भारतीय समुदाय को रिप्रेजेंट करने का ये जो क्षण लगता है कि हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या किन चीजों के साथ आप बढ़ रहे हैं? और जैसा आपने कहा कि ये भारतीयों के हक की लड़ाई है, किन मुद्दों को आप मानते हैं कि भारतीय और खासतौर पर आपके जो कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट है उसके लोगों के लिहाज से किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, और क्या चीजें भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं इस इलाके में? प्रणय जी, सबसे पहले तो मेरा पहला मुद्दा ये है, आप मेरे जो जितने भी मुद्दे हैं उसको दो जगह में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भारत को लेके और दूसरा यहाँ पे हिंदुस्तानी जितने यहाँ पे रह रहे हैं उनको लेके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हिंदुस्तानी यहाँ रह रहे हैं। आज जो मेरा अपोनेंट है उसने प्रॉप 16 को इंडोर्स किया है, मतलब वो चाह रहा है कि प्रॉप 16 पास हो जाए। प्रॉप 16 क्या है कि आज हमारे जो बच्चे हैं भारत के या एशियन अमेरिकन जो बच्चे हैं, आज 40% कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्टेट या कॉलेज में। अगर प्रॉप 16 पास हो जाता है तो वही एडमिशन जो बच्चों का होता है वो कट के 16% हो जाएगा। आप सोचिए कि रेस बेस और कोटा सिस्टम कैसे हिंदुस्तान में होता था। तो मेरा अपोनेंट वही डिवाइड करना चाहता है और डिवाइड करके वो आगे अपना क्या कहते हैं अपना जो कैरियर बढ़ाना चाहता है, लटीनों का वोट लेके वगैरह करके, पर वो भारतीयों के ऊपर चढ़ के कर रहा है। दूसरी चीज, आज 6 लाख हिंदुस्तानी भाई हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं। उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, सब लोग सिर्फ बातें करते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब वो थोड़े एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद डिसअपियर हो जाते हैं। फिर तीसरी चीज, आज अगर आप सिलिकॉन वैली में देखें तो सिलिकॉन वैली काफी इनोवेटिव है, लेकिन सिलिकॉन वैली बिकॉज ऑफ रूल्स रेगुलेशन जो मेरा अपोनेंट ने जो रखे हुए हैं उसके कारण सारी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं। 18,000 कंपनियां लास्ट 10 साल में सिलिकॉन वैली छोड़ के चली गई। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम भारतीयों को है उससे। फिर चौथा मुद्दा अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, यहाँ पे इतना लाइक गवर्नमेंट को सब कुछ जो मेहनत करके देते हैं, ये लोग 52% जो लोग हैं, जो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट उनको पालती है। बल्कि वही कुछ नहीं, यहाँ पे जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, इलीगल लोग हैं, उनके लिए ये ज्यादा रिसोर्स खर्च करते हैं। लेकिन जो टैक्स भरने वाले हम लोग हैं और जो सारे भारतीय लोग हैं या और भी अमेरिकन भी हैं जो काम करते हैं, उनका उन्हें ध्यान नहीं है। तो दिस इज लाइक वेरी रॉन्ग। फिर उसके बाद प्रणय जी, भारत का हिस्सा ले लीजिए। आज अगर मेरे अपोनेंट है, उसने पाकिस्तान कॉकस ज्वाइन किया, चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान कॉकस ज्वाइन किया, लेकिन साथ में वो भारत को बैश करता है। आज जब भारत में आर्टिकल 370 पास हुआ तो वहां के लोगों ने पास किया, वहां की गवर्नमेंट ने पास किया, तो बोलता है गलत है, कहते हैं एनआरसी गलत है, सीए गलत है। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके साथ बैठ के चाय पीता है, पिक्चर खिंचाता है और साथ में खाना खाता है। लेकिन जब मोदी जी आते हैं तब उसके पास टाइम नहीं है उससे चाय मिलने जाने का। तो मेरा कहना वही मतलब है कि आज अगर देखा जाए तो हम भारतीयों की जो आवाज थी वॉशिंगटन में वो पूरी खत्म हो गई है। और इसीलिए एक्चुअली क्या कहते हैं, हम लोग जो पूरा जो ग्रुप है यहाँ भारत का, और इसमें बद्री जी भी हैं, इसमें एनएल जी भी हैं, सभी लोग हैं, हम सब लोगों ने तय किया है कि हम अपनी आवाज वापस वॉशिंगटन में लाएंगे और इसलिए सब खड़े हुए हैं।
तो रितेश जी, यानी आप कहना चाहते हैं कि सीए एनआरसी का मुद्दा भी जो है सिलिकॉन वैली के या अमेरिकन कांग्रेस के चुनाव के अंदर एक मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप देख लीजिए जो सीए एनआरसी है, अभी जो सैन फ्रांस बोर्ड है उसने अगेंस्ट इंडिया ये रेगुलेशन पास किया सीए का। उसी तरह सियाटल ने पास किया, उसी तरह मिनेसोटा ने पास किया। आप मुझे ये बताइए। काफी सिटी काउंसिल्स ने रेजोल्यूशन पास किए थे हाँ, जी। हाँ जी, लेकिन प्रणय जी आप ये सोचिए कि जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पे इतने होमलेस हैं, उनके इतने प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो प्रॉब्लम नहीं दिखते हैं, उनको सीए का प्रॉब्लम दिखता है। और और भारत में क्या हो रहा है वो दिख रहा है। पहली बात तो अपना घर तो पहले संभल नहीं पा रहा है और वहां पे भारत की चिंता कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात, उनके रेजोल्यूशन पास करने से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ये सिर्फ आवाज है। और ये जो आवाज हो रही है बिकॉज जो कुछ रेडिकल लेफ्ट हैं जो उनको फंड करते हैं और वो उनसे आवाज कराते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई एक्चुअली हम लोग को अपनी आवाज वापस लानी है और इन लोगों को समझाना है। क्योंकि कुछ कांग्रेस लोगों से मैं मिला था, जब मैंने उनको बताया कि एनआरसी सीए क्या है। इनफैक्ट अगर ये देखा जाए, एनआरसी तो लाइक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की तरह है। अगर भारत गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये हमारे कितने लोग हैं तो उनको वो सेवा दे सकते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इन लोगों को ये सब समझ नहीं आता है। इन लोगों को ऐसे ही समझ में आता है कि कैसे भारत को परेशान किया जाए, बेस्ट किया जाए, ताकि उनको एक जगह से फंड मिल सके उनके कैंपेन के लिए। रितेश, आपने काफी गंभीर आरोप लगाया। आपने कहा कि आपके जो अपोनेंट हैं रो खन्ना या रोहित खन्ना, हाँ वो जी। पाकिस्तान कॉकस के मेंबर हैं, और चूंकि वो खुद एक इंडियन अमेरिकन हैं, इंडियन मूल के व्यक्ति हैं, और वो पाकिस्तान कॉकस के हिस्सा हैं, तो इंडियन कम्युनिटी के साथ जो वहां की कम्युनिटी है, क्या वो इस चीज को लेके कंफर्टेबल है? नहीं, एकदम नहीं है। जिस समय वो 9 अक्टूबर नवंबर में जब बने थे, तो भारत के 230 ऑर्गेनाइजेशन ने पिटीशन साइन करी और रो खन्ना के पास गए, कहा कि तुम्हारे लिए 8 साल काम किया है हम लोगों ने तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए, और आज हम तुमसे सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि पाकिस्तान कॉकस से उतर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हैं वो टेररिज्म फैलाते हैं, हिंदुस्तान में परेशान करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। फिर उसके बाद सेकंड चीज थी कि उसने ट्वीट किया था रिजेक्ट हिंदुत्व। अब हिंदुत्व क्या होता है कि हिंदुत्व प्रेम है हिंदू हिंदू की तरफ या और हिंदुस्तान की तरफ। आज उसको बोलता है रिजेक्ट हिंदुत्व, जो हालांकि खुद भारतीय मूल का हैगा। तो उनकी इनफैक्ट पार्टी की तो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खुद अपने आप को हिंदू बता रही हैं। वो तो इंडियन अमेरिका अपना नाम कमला हैरिस अपने हिंदू क्रेडेंशियल्स को प्रोजेक्ट कर रही हैं। तो अभी तक तो नहीं बताया था, अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं था। इतने साल से गवर्नमेंट में है, हमेशा अपने आप को अफ्रीकन बताती हैं, और क्या कहते हैं, यहाँ के जितने भी बेनिफिट मिलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन को वो लेती हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीय मूल के लोगों के लिए ना ही कुछ किया है यहाँ पर, ना ही हिंदुस्तान में भी कुछ किया है। वो सिर्फ इलेक्शन का टाइम है, और इलेक्शन के टाइम में कमला नाम हो गया, तो कमला नाम होने से कारण ये नहीं हुआ कि वो भारतीय हो गई हैं। अगर आप देखा जाए तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया है। और बल्कि यही कुछ नहीं, जब आर्टिकल 370 हटा था तब उन्होंने हल्ला मचाया था, और हल्ला मचा के उन जो लोग वहां पे तोड़फोड़ मचा रहे थे कश्मीर में, उन सबको सपोर्ट दिया था और कहा था कि उन हम आपके साथ हैं, जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं उनके साथ में। अब आप मुझे ये बताइए कि कैसे वो भारत की गवर्नमेंट के साथ हैं जब वो खुद ही इतनी ज्यादा लेफ्ट हैं और खुद ही इतना ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देती हैं। तो अभी जस्ट इलेक्शन के लिए तो वोट के लिए बस वो कह रही हैं जो भी कह रही हैं। लेकिन नीतीश, सवाल तो इस चीज को लेकर भी उठते रहे, जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर बात की, कभी उन्होंने ट्रेड पॉलिसीज को लेकर कहा, इवन H1B वीजा को लेकर जो पॉलिसीज है, एंटी इमिग्रेशन को लेकर जो जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज रही, उसको लेकर भारतीयों में चिंता है इन चीजों को। तो आप उनको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? सो प्रणय जी, पहली बात आपको बताऊं, ये जो मीडिया है ना लेफ्ट, वो अगर सीधी बात होता है ना, सीधी बात भी होती है ना, तो वो उसको घुमा फिरा के उल्टा करके बताते हैं। अब आप ये बताइए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए यहाँ पे, तो सबसे पहले जो भारतीय जो H1B पे थे, तो उनको एक्चुअली यहाँ की जो लोकल बॉडी शॉपर्स थे वो उनको यूज करते थे, 40,000 की सैलरी देते थे बस। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप थे जब आए, तो उन्होंने उसकी सैलरी कहा कि इन लोगों को सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, अगर ये टेक्निकली सेवी हैं तो उनको इक्वली उनकी तरह उनका हिस्सा देना चाहिए। उन सबकी सैलरी बढ़ा के 1,10,000 1,20,000 करी गई। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए, आज किसी का भी H1 रिन्यू होता है तो उसमें कोई इंक्वायरी नहीं आती है। प्रेसिडेंट ट्रंप क्विकली, इन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं,
फटाफट जो भी एक्चुअल रिन्यूअल है, पेपर वर्क प्रॉपर है जिसका, उसे कर दो। फिर थर्ड चीज, अगर आप सोचिए कि अक्टूबर में जो लोग आने वाले थे, इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो दिसंबर में आ रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे आप देखा जाए तो 30 मिलियन लोग जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, 30 मिलियन में से काफी H1B के भी हैं। तो वो जो H1B के अनएम्प्लॉयड हुए हैं, पहले उनको जॉब मिलनी जरूरी है, वर्सेस नए आप दूसरे 60,000 लेके आए और फिर परेशान हो। वो 3 महीने और रुक सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कभी भी भारत के हिसाब से अगर देखा जाए और भारतीयों के हिसाब से देखा जाए, तो कभी भी उन्होंने गलत नहीं किया है। अगर आप देखें तो उन्होंने कई बीच में ऐसा मुद्दा हुआ था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ग्रीन कार्ड रोक दिया था। अब आप ये बताइए कि ग्रीन कार्ड जब रोका गया था, वो अप्रैल मई का टाइम था, लेकिन अप्रैल मई तक तो इंडिया के कोटा तो सारे खत्म हो जाते हैं, तो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट हुआ? ग्रीन कार्ड का सिस्टम जो है वो अक्टूबर नवंबर से नए नंबर आते हैं, नए नंबर वहां से खुलते हैं, तो कोई भी इंडियन उससे इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो मीडिया है उन्होंने इस तरह से बताया है, वो प्रेसिडेंट हमने रोक दिया है और ये करा है, भारतीय इम्पैक्ट हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यानी आप भरोसे के साथ कह सकते हैं कि जो भी पॉलिसीज हैं उससे मेरिट पर अमेरिका आने की चाहत रखने वाले भारतीयों पे या जो वहां पर हैं उनके अधिकारों पर कोई असर नहीं होता है। कोई असर नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जो हैं, स्पेशली जो H1B पे हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने काफ़ी मदद करी है। अभी भी उन्होंने रिसेंटली पॉलिसी निकाली जिससे H1B के जो लोग हैं, उन क्योंकि H1B में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जॉब जल्दी छोड़ नहीं सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो जो कंपनियाँ क्या करती हैं, उनका फ़ायदा उठाती हैं, वो उनकी सैलरी नहीं बढ़ाती हैं। अभी लास्ट महीने की ही बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सारे H1B थे, उन सबकी सैलरी बढ़वाई। उन्होंने कहा कि अगर आप इनको दे रहे हैं तो उनको मार्केट के हिसाब से रेट देना है आपको और मार्केट के हिसाब से सैलरी देनी है और उनको रिस्पेक्ट करनी है। तो आप ये बताइए, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प अपोज़ में होते और कंपनियों को फ़ेवर कर रहे होते, तो वो इन लोगों की सैलरी क्यों बढ़ाते? अब ये बताइए। रितेश, इस चीज को लेके भी कई बार बहुत सारे सवाल उठते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में भारत का सबसे अच्छे दोस्त की तरह वो जब तक रहेंगे तब तक वो भारत के सबसे अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, लेकिन कई बार पॉलिसीज के अंदर बहुत सारे एप्रीहेंशन रहे क्योंकि उनकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी को लेके सवाल उठते रहे हैं। तो ऐसे में भारत को लेके, भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेके तो एक बार पार्टीजन सपोर्ट कहा जाता है, चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों। अगर फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर आता है या आप जीतते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के बीच में अगर कहा जाए, अगर एक सामंजस्य है भारत के साथ रिश्तों को लेकर, तो आप कैसे कहेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप जो है वो डिफरेंट होंगे? सो अभी भी अगर आप देखिए प्रणय जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वो मोदी की तरह ही हैं, मोदी जी की तरह। वो अमेरिका को फँस रखते हैं। और जब अभी देखा जाए तो ये पैंडेमिक हुआ जिसके कारण 30 मिलियन अमेरिकन अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वो देखते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो अमेरिका के लिए फर्स्ट रहता है और अमेरिका में जितने H1B हैं उनके लिए फर्स्ट रखते हैं। अभी अगर आप देखा जाए तो ट्रेड डील भी देखा जाए, तो यहाँ से यूएसए से 485 बिलियन एवरी ईयर चाइना को चला जाता था, एवरी ईयर। और वहाँ से एक्चुअली पाकिस्तान से होते हुए हमारे भारत को भी परेशानी होती थी, काफ़ी काफ़ी कुछ। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले जने हैं जिन्होंने बिज़नेस रूप से सभी ट्रेड और सारे डील्स को फिर से रिविज़िट किया और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे $500 ट्रिलियन ले रहे हो, तो $500 ट्रिलियन हमें दो भी, ताकि क्या होता है कि हमारे जो तो ये बिज़नेस माइंड है। आपने पाकिस्तान को लेके, पॉलिसीज को लेके भी सवाल उठता रहा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2018 की जनवरी की शुरुआत में ही पहला ट्वीट जो उन्होंने किया वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है। लेकिन उसके बाद कई बार उनके बयान आए, वो इमरान खान को भी अपना उतना ही अच्छा दोस्त बता रहे हैं। अमेरिकन पॉलिसीज की ये हो सकता है मजबूरी भी हो, लेकिन भारत के लोगों की ये उम्मीद है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेररिज्म के इशू पे पाकिस्तान के खिलाफ ट्रांसलेट भी होता नजर आना चाहिए। और ये बात सही है कि बीते कुछ समय के दौरान काफी कोऑर्डिनेशन बढ़ा है दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन इसकी फ्यूचर ट्रेजेक्टरी आप क्या देखते हैं रोहित? मैं देखता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सबसे पहले इंसानियत और ह्यूमन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको अगर कोई इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, तो वो ओपनली बोलते हैं। आप मुझे ये बताइए प्रणय जी, कौन-सा प्रेसिडेंट है जिसने बोला है रेडिकल इस्लामिस्ट इन द स्टेज ऑफ 50,000 पीपल और इन द मेन मीडिया लाइक CNN एंड फॉक्स। इनफैक्ट ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने भारत में जो प्रॉक्सी वॉर हो रही है इतने साल से, उसको समझा है। बल्कि वही कुछ नहीं, जो अमेरिका में भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं टेररिज्म से, तो उन्होंने समझा है उसे। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प,
का जो काम करने का तरीका है वो किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं। जैसे बाइडेन है, बाइडेन को अगर बोलना भी होगा तो उनके सामने स्क्रीन का मॉनिटर चलेगा तब उनकी आवाज निकलेगी। नहीं तो अगर मॉनिटर अगर बंद हो जाएगा तो उनको उनके खुद के आइडिया नहीं है। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो कैसे काम करते हैं, वो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेक करते हैं जो उनको सही है। हालांकि कभी कभी कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, इसमें वो नहीं है, लेकिन जो काम करना है उन्हें, तो अगर काम करना है तो उनको स्ट्रिक होना ही पड़ेगा और थोड़े स्टेटमेंट देने ही पड़ेंगे। और अगर धमकाने की भी जरूरत पड़ी, जैसे अगर चाइना को धमकाए तो धमकाना भी पड़ेगा अगर नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक अगर इतने साल से अगर डेमोक्रेट हैं, आप मुझे ये बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रेसिडेंट ट्रम्प के समय सिर्फ 3% था। सारे कंपनियां अच्छा कर रही थी, सारे लोग अच्छी तरह रह रहे थे। इवन अफ्रीकन अमेरिकन ऑल्सो, जिनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना लो आ गया था, हिस्ट्री में कभी नहीं आया। सो इनफैक्ट जो काम करने वाले रियली लोग हैं उन्हें थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ता है प्रणय जी। और उसमें अगर कभी कभार अगर एक दो स्टेटमेंट इधर उधर हो जाते हैं तो लोगों को स्टेटमेंट नहीं देखना है, उनका कार्य देखना है जो उन्होंने किया है लोगों के लिए। जहां तक एक बार मैं फिर आऊंगा भारतीय अमेरिकी समुदाय को लेके, इस बार जो काफी कैंडिडेट्स जो हैं वो भी फोरे में हैं इस बार, खासतौर पर जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके अंदर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन के हिसाब से इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का जो वोट है वो इस बार कितना सिग्निफिकेंट होगा? इनफैक्ट काफी सिग्निफिकेंट होगा इंडियन अमेरिकन का। ऑलमोस्ट 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन है यहाँ पे। एंड इस बार जिस तरह से मोदी जी आए थे लास्ट ईयर, उन्होंने क्लियरली बोला था कि इस बार ट्रम्प सरकार, तो वो ट्रम्प सरकार का जो मुद्दा है, जो पॉइंट जो उन्होंने मोदी जी ने बोला, आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ा है। मैं तो कहता हूँ कि जो भारतीय हैं वो भी समझते हैं कि जो ट्रम्प सरकार है वो काम करने वाली ट्रम्प सरकार है। जो डेमोक्रेट हैं वो ज्यादातर काफी लेफ्टिस्ट हो गए हैं और उनके जो आइडिया वो सोशलिस्ट के आइडिया हैं। और सोशलिस्ट क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि आपको इतना राशन देंगे, आपको इतना पानी देंगे और आपके आजू बाजू पिंजरा बना देंगे, आपका माइंड को कंप्लीट ब्लॉक कर देंगे। तो वो जो आइडिया है, जो हिंदुस्तानी जितने यहाँ पे आए हैं वो इस तरह से नहीं, दे आर ऑल वर्किंग हार्ड। उन सभी का सोचना ऐसा है कि हमें मेहनत से सब चीज कमानी है और आगे बढ़ना है। आज जो सोशलिस्ट एजेंडा लेके जो डेमोक्रेटिक पार्टी आगे बढ़ रही है वो एक तो गलत है, और सेकंड चीज वो गलत प्रोमिसेस कर रही है। जैसे मेरा अपोनेंट रोक खन्ना है, उसने बोला कि हम सभी को $2,000 महीना देंगे, $2,000 महीना देंगे। कहाँ है वो 2,000? फिर बोलता है कि हम सभी की ट्यूशन फीस माफ कर देंगे। कहाँ है भाई माफी? फिर बोलते हैं हम सभी को मेडिकेयर फॉर ऑल दे देंगे, जो डेमोक्रेट पार्टी का जो बर्नी सैंडर्स का कैंपेन था। मेडिकेयर फॉर ऑल देने के लिए $3 ट्रिलियन की जरूरत है। $3 ट्रिलियन का उनके पास कोई प्लान नहीं है कि कहां से लेके आएंगे एवरी ईयर और वो कैटर करेंगे। आज अगर देखा जाए रिपब्लिकन पार्टी है, तो रिपब्लिकन पार्टी क्या करती है, बिजनेस माइंड से सोचती है। वो टैक्स इंसेंटिव देती है कंपनी को ताकि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर कर सकें, वो इनोवेट कर सकें, मार्केट में कम्पिटिटिव बन सकें और आगे बढ़ सकें अमेरिका को। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो स्कूल है, तो स्कूल में अमेरिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि स्कूल चॉइसेस होने चाहिए ताकि स्कूल के बीच में कंपटीशन हो, बच्चों के बीच कंपटीशन हो, तो सभी का ग्रोथ हो। डेमोक्रेट पार्टी कहती है कि नहीं, कोटा सिस्टम होना चाहिए। जो आप सोचिए इंडिया में कोटा सिस्टम था, वो रेस बेस प्रॉप 209 यहाँ पे ला रही है क्या कैलिफोर्निया में। तो वो सब जो उनका थिंकिंग है डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो अमेरिका को सोशलिस्ट प्रोसेसिंग जैसी प्रोसेसेस जो हैं उनसे इंडियंस को डिसएडवांटेज है क्योंकि उनके बच्चों का एडमिशन इससे ब्लॉक होता है, बहुत ज्यादा ब्लॉक होता है। आज अगर देखा जाए तो 40% एशियन अमेरिकन यूसीएन स्टेट कॉलेज में जाते हैं। 40% में आपके चाइनीज, वियतनामीज, फिलिपिनो सब आ गए कैलिफोर्निया में। लेकिन हम लोग की पॉपुलेशन यहाँ पे सिर्फ 15% ही है। तो मेरा अपोनेंट बोलता है कि आपकी 15% है तो आपका कोटा 15% भी लागू होगा, तो 15% रेस फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, 40 से हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो परसेंटेज है यूसी में जाने की, वो 35, 30 धीरे धीरे घट के 15 तक आ जाएगी। अपराध जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक तो हम यहाँ पे टैक्स देते हैं। अगर हमारी तरह हमारे बच्चे भी मेहनत करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? आज उनको लटीनों के वोट के लिए वो यहाँ पे प्रॉप 16 को पास करना चाहते हैं। वो प्रॉप 16 से सबसे ज्यादा फायदा अगर पास होता है तो डेमोक्रेट पॉलिटिशियन को होगा, लोगों को नहीं। इवन जो लटीनो है उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि लटीनो जो हैं यहाँ पे 36% है उनकी पॉपुलेशन। अभी जो लेटेस्ट जो प्रॉप 16 लगा हुआ है, तो भी उनका जो रिजल्ट आया है वो 35% लटीनोस आज यूसी और शेर कॉलेज में है। तो इनफैक्ट सब कुछ अच्छा वर्क कर रहा है। इनको रेस बेस के फैक्टर में डिवाइड नहीं करना चाहिए।
और प्रणय जी एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कॉलेज के अलावा पब्लिक सेक्टर जॉब और पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में भी लगेगा। तो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में लग के वहां पे काफी, जिसे कहते हैं ना कि करप्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड पब्लिक सेक्टर जॉब में भी फेयर नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन जो है 40,000 अफ्रीकन अमेरिकन विल लूज अ जॉब, क्योंकि वो ज्यादा है वहां पे एज कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन। तो मेरा मानना ऐसा है, और फिर धीरे धीरे ये प्राइवेट सेक्टर में ला रहे हैं। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया तो जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं और जो चाइनीज हैं सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, उनकी फैमिली को तकलीफ होगी, क्योंकि अभी मुझे ऑलरेडी सुनने में आ गया है कि कंपनी ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन देने चालू कर दिए हैं कि भारतीय मूल के लोग या चाइनीज मूल के लोग हैं उनको अभी हायर ना करें। वियतनामीज सभी लोग इम्पैक्ट होंगे उससे। अच्छा, एक बात बताएं कि रितेश टंडन जब इंडियन कम्युनिटी या इस इलाके में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका खास इंडिया कनेक्ट क्या है? किस तरीके से वो इंडियन फ्लेवर के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटर्स के साथ? मेरा पॉलिटिक्स में उतरने का रीजन ही यही है कि आज हमारे जो व्यक्ति हैं वो सफर कर रहे हैं। जिस तरह 6 लाख इंडियन फैमिलीज ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रही हैं, वेरी सून हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, हिंदुस्तान के जो भाई हैं, वो भी सफर करेंगे। इसलिए अगर इस समय अगर हम लोग ने अगर आवाज नहीं उठाई तो बहुत लेट हो जाएगा। नमस्कार, मीडिया के तौर पर हमारी भूमिका न्यूट्रल है। हमें आप के प्रयास हैं, हम आपके प्रयासों को जानना चाहते थे कि आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी ये आपके वोटर्स को तय करना है कि वो किस तरीके से वोट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच प्रणय जी। बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप न्यूट्रल हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कुछ मीडिया हैं वो तो काफी लेफ्टिस्ट हैं। तभी मैं क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ कि भाई वो मीडिया ही क्यों है जो इतनी लेफ्टिस्ट हैं क्या। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।